Let us begin with something very fundamental. Okay? Why should you do research? And there is no divorce from it for 3 years. Okay? So you have to do research. But can somebody suggest a bigger reason for research? So to add something to the society. To answer the question. What are we? We are human beings. And we are like any other Human species. live organism on this earth. Okay? And what are we doing from birth to death? Living. Living. Excellent. So we are living, which simply means we are responding to situations. And we want to respond in the best way possible. So primarily, leaving the yogis aside, we are trying to survive. Or we are trying to make our patients survive. Isn't it? So, what is happening, whatever is happening in this whole world from birth to death is happening in our consciousness. Okay? So how big is our world? The boundaries of our consciousness. Okay? And there are hundreds of things happening. Millions of it. Millions of things are known, millions of things are not known. And after all, the universe is boundless. And we are on a small speck called Earth. And for a very small time, alright? But whatever time we are on, we want to be happy. You have heard that advertisement? पापा मैं खुश रहना चाहती हूँ. You heard that advertisement? So, which events are we interested in? The events that can cause pain or pleasure. If the event is neutral, we are not interested in it. Okay? So the first important thing is that we as individuals or society is interested in events that can cause pain or pleasure. Okay? If you cure the patient, it's pleasure. If the patient dies, it is pain. So, me or mine का pain or pleasure के हिसाब से हम चलते हैं. All our actions are directed to avoid pain and seek pleasure. Correct? That's your function from birth to death? Everybody's? Okay. So which is the interesting event? What is the event of interest that can cause pain or pleasure? जो आपका मेमोरी सिस्टम है, जो आपका मनोवैज्ञानिक मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है. एक तो ये एटम मॉलिक्यूल की बॉडी है और एक मन और बुद्धि है जो कि वर्ल्ड ऑफ थॉट्स और इमोशंस में रहती है. उस शरीर के लिए परसेप्शन के हिसाब से जो अच्छा है उसको सीख करता है, जो बुरा है उसको अवॉइड करता है. सिंपल. तो इवेंट इंटरेस्टिंग तब है जब वो न्यूट्रल नहीं है. इसलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक उस चीज के बारे में सवाल पूछना शुरू करो जो पेन या प्लेजर प्रोड्यूस करता. और या तो पेन और प्लेजर मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा हो, क्योंकि पेन और प्लेजर का भी तो स्केल है ना. विजुअल एनालॉग स्केल है, कितना दर्द कितना दुख. तो या तो स्केल के हिसाब से बहुत पेन और प्लेजर प्रोड्यूस करता हो या बहुत लार्ज नंबर्स इफेक्ट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड अब्यूज. अब चाइल्ड अब्यूज एक 5-7-10% में हो रहा है तो बॉदर नहीं करोगे. 60-70% में होने लगे तो बॉदर करोगे. डाइवोर्स 10-12% में हो रहा हो कोई बात नहीं. 60% डाइवोर्स रेट हो जाए तो क्या होगा? एक्सप्लोड हो जाएगा. तो
तो दो चीजें ये डिटरमिन करती हैं कि किसी की पेन और किसी भी इवेंट की पेन और प्लेजर प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, नंबर्स एंड मैग्नीट्यूड। और अगर नंबर्स और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो तो उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। एक यूटिलिटी है अमाउंट ऑफ पेन और प्लेजर प्रोड्यूस करने वाली, कितना यूटिलिटी। 0 to 10 स्केल में दवा लेने से पहले हजूर आपको कितना दर्द हो रहा था? उनका साहब 8 हो रहा था। या पूछा रुपया में कितना दर्द था? उन्होंने कहा हजूर 12 आना था। और अब भैया दवा लेने के बाद कितना है? 4 आना बचा है। तो कितना पेन प्रोड्यूस हो रहा था ये क्वांटिफाई हो गया ना। तो कोई कितना पेन या कितना प्लेजर प्रोड्यूस कर रहा है एक, और कितने नंबर्स में कर रहा है। ये रिसर्च क्वेश्चन की सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको पहली चीज अगर ग्रांट मिलनी है तो पहली बात क्या करेंगे आप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या करेंगे कि किसी और ने कहीं जवाब न दे दिया हो, इसलिए लिटरेचर सर्च बहुत कस के करेंगे। नहीं तो एक ऐसा मूर्ख निकल आया जो इवैल्यूएट कर रहा है आपका है, वो कहेगा ये तो मैं कर चुका हूं, क्या यूजलेस। तब सब लेने की बारी, नंबर ग्रांट मुश्किल से। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इंपॉर्टेंट ढूंढना शुरू करिए, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये कि किसी ने जवाब तो नहीं दे दिया। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ऐसा है, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको एक इवेंट ऑफ इंटरेस्ट दे देता हूं। इवेंट ऑफ इंटरेस्ट ये है भाई कि 1000 बच्चे अंडर 15 ईयर ओल्ड हर साल यूपी, बिहार और आसाम में मर जाते। जरा यार इसको लगा देना, यूपी, बिहार और आसाम में मर जाते। मेरे इससे मोबाइल से नेट भी कनेक्ट कर देना अगर हो जाए, या उससे क्या कि नेट कनेक्ट करा देना। किस चीज से मर जाते हैं? एनकेफेलाइटिस। कब से मर रहे हैं? 37 साल से मर रहे हैं। और आपकी सरकार जो है 600 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, भारत सरकार, उसके कारण ढूंढने में। कभी कोई लीची कहता है, कभी कोई मच्छर कहता है, कभी कोई सुअर कहता है। नो डेट। ये इवेंट होगा क्या? 20% मर जाएंगे, 100% अक्यूटली इल होंगे, 60% डिसेबल्ड फॉर लाइफ हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? तो ऐसे इवेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? दिस बिकम्स द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस इवेंट ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे? तो इसमें दो बात तो तय हो गई ना, ह्यूज नंबर ऑफ वेरी सीवियर आउटकम्स, नो आंसर्स। ठीक है। तो आज के उसमें समस्या में इसको लेने में अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस इवेंट के बारे में हम करना क्या शुरू करते हैं? व्हाट डू वी डू? अब इस इवेंट के बारे में आप पहले क्या करना चाहोगे? इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है और आप वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हैं और सबसे बेस्ट रिसर्चर है, नोबेल प्राइज बिल्कुल आपको मिलने वाली है। तो अब आप इस स्थिति में बताइए कि क्या करेंगे? व्हाट शुड यू डू? Like to find the cause. एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? परिभाषा बताओ एपिडेमियोलॉजी। Distribution. Very good. It is the distribution and determinant of the event of interest. Epidemiology is the study of the distribution
and determinants of the event of interest. तो सबसे पहले क्या करेंगे? When, where, who is involved. ठीक है? तो कनेक्ट कर. तो when, where और who is involved. That is, such a study is called a descriptive study. Such a study is called a descriptive study. And then comes the fourth why, fourth W. Why is he involved? This is the determinant, the cause. The third thing is, what is involving? What is involving whom, when, where, why? So that you can define the event. So that your measurement becomes a gold standard. And the last question is, then what? तो भैया क्या करोगे? Prevention, preventive, curative and rehabilitative efforts needed to modify the events in your direction. ठीक है, तो क्या करोगे? तो या प्रिवेंटिव करोगे, या क्यूरेटिव करोगे, या रिहैबिलिटेटिव प्रिवेंशन. तो अब हम लोग क्या करते हैं कि तुम लोगों को इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं. हम लोगों ने क्या काम किया कि ये मोबाइल ले लिया और 2012 में जितने भी एक्यूट एन्केफेलाइटिस के केस रिपोर्ट किए, में कंट्रोल तो चाहिए नहीं डिस्क्रिप्टिव स्टडी. तो हम लोगों ने इस पे एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली जिससे कि हम एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम का डाटा भर सकें. यूनिसेफ के वर्कर्स ने जाके मरीज के घर से वो डाटा भर दिया. तो मरीज के बारे में उस डाटा के साथ साथ इसका जो जीपीएस लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ट्रांसमिट हो गया. तो हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन मरीज के बारे में हो गई. क्या? टाइम, प्लेस एंड पर्सन. तो टाइम, प्लेस और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोगों ने एपी इन्फो को यूज किया. हाउ मेनी ऑफ यू नो एपी इन्फो? You know it, but many would not know. So what we will do, we will show you how we use the info first, so that we could describe the time, place and person distribution of the 2012 epidemic of acute encephalitis. Okay? Anyway, तब तक तुम लोग ये वाली जो पिक्चर है ना, ये देखो. ये पिक्चर दिख रही है सबको? इसमें ये सर्कल्स हैं, ठीक है, इनमें नंबर्स लिखे हुए हैं. तो इस जगह से इतने मरीज थे. तब तुम लोग सारी अपना दिमाग लगा के खाली इसको देखो, कोई नंबर नहीं है, सारा अटेंशन. क्योंकि ऐसा होता है कि नॉलेज जो होती है ना, नेसेसरी नहीं है. किताब की नॉलेज या टीचर की नॉलेज नहीं जरूरी है. खाली जिस इवेंट में तुम इंटरेस्टेड हो, अगर उसमें तुम अपना अटेंशन लगाओ कस के, तो तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा. तो तुम लोग इसको ध्यान से देख के बताओ कि क्या हो रहा है. ध्यान से देख के बताओ क्या हो रहा है. कोई नंबर नहीं बता रहा मैं. मैं इसको क्या कर रहा था, ये पढ़ा रहा था वहां पे नोबल मेडिकल कॉलेज है नेपाल में. उनको टाइम, प्लेस और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखा रहा था. दूसरे दिन की स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा था. तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने कहा यार कि काली जी की जीभ की तरह ये टेढ़ा क्यों यार, व्हाई दिस? जैसे ये है तो मैंने कहा यार इधर तो इसलिए नहीं है क्योंकि नेपाल है, यहाँ पे तो रिपोर्टिंग भी नहीं है ना. इधर क्या है, इधर से कैसे लिमिट हो रहा है? सरयू के नॉर्थ है, सरयू नहीं क्रॉस कर रहा. तो अगर सरयू नहीं क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एजेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो नदी नहीं पार कर पा रहा.
इसका मतलब किस चीज से ट्रेवल कर रहा है? By air. फीसीज, अच्छा हाँ, air भी तो आ जाएगी. वाटर बॉर्न, मिड स्ट्रीम को नहीं क्रॉस कर पा रहा, हो गया वाटर बॉर्न। इसका मतलब फीको ओरल कंटेमिनेशन हो गया, इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहा है, फीसीज से ट्रेवल कर रहा है, मिड स्ट्रीम नहीं क्रॉस कर पा रहा, क्या करें? व्हाट टू डू? Save water. ये कहता है सेव वाटर। हम लोगों ने सेव वाटर ट्राई किया, There were 2010 बहुत नहीं तो हम लोगों ने सेव वाटर क्या ट्राई किया? ये इस पर नेट चल गया? चल गया ना? enterovirus एंट्रोवायरस, तो अब तो इसमें वायरस का नाम दे दिया है, एंटेरोवायरस, तो इंटेस्टाइन में वायरस है ना, बड़ा बड़ा नाम लेके कंफ्यूज कर लेते हैं लोग तुमको, है ना? पर देखो ये एपी इन्फो है, हाँ? ये एपी इन्फो किया, तुमने कहा क्रिएट मैप्स, ठीक है? नेट चल रहा है, वाह चल गया। और ये देखो ये साइड हो गया, और ये तुमने ब्राउज किया, ब्राउज करने में रिसेंट डाटा सोर्स में यूपी बिहार कंबाइन निकाल दिया, और यहाँ पे यूपी प्लस बिहार कर दिया, इसमें तुमने यहाँ पे लैटिट्यूड बताया भैया लैटिट्यूड मार्क कर दीजिए, यहाँ पे तुमने लॉन्गिट्यूड बताया भैया लॉन्गिट्यूड मार्क कर दीजिए, फिर तुमने कहा भैया एक कलर जो है तो हमको लाल अच्छा लगता है ना? तो हमने कहा ओके भैया, डांटो नहीं, तो फिर कहा ओके, तो बना दिया एज सिंपल एज दैट। अब इसको जब बना दिया, नाउ इट हैज मेड इट, तो हमने कहा भैया जी जरा सा इसका आप टाइम लैप्स क्रिएट कर दीजिए, और टाइम फील्ड जब हमने क्रिएट करने की बात की तो हमने डेट ऑफ सिम्टम्स लगा दी, तो हमने कहा ओके, तो उसने टाइम बता दिया। इसका मतलब 11/12/2011 को ये पिक्चर थी, और फिर हमने अगर इसको जो है मार्क करना शुरू किया, डे टू डे ये जो है मार्क करता चला जाएगा, एवरी डे वो 15, 16, 17 दिख रहा है नहीं, हाँ? और बीच में रेट दिख रही है, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग यहां पहुंच जाए कहीं पे, देख रहे हो ना कैसे चेंज हो रहा है, और इधर की तरफ गंडक है, इधर की तरफ गंडक है, इधर की तरफ सरयू है, और कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा सरयू को अभी, ठीक है? उसके बाद यहां पे चलते चले आए, और रेट तो तुम्हें दिख ही नहीं है, बहुत कम है, ठीक है? पर गोरखपुर में ज्यादा होती जा रही है, इसलिए क्योंकि गोरखपुर में लोग ज्यादा है, ठीक है? ये 2-3 जो है सरयू क्रॉस कर गए यहाँ पे, ठीक है? कहां तक पहुंच गए? अप्रैल पहुंच गए, अप्रैल पहुंच गए ना। अब देखो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, बढ़ रहा है ना ये, अरे बढ़ते बढ़ते ये 2 हो गए, मुजफ्फरपुर गंडक है क्रॉस। भैया ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? अभी तक सरयू गंडक प्रोटेक्ट कर रही थी, गंडक कैसे क्रॉस कर गई? तो गंडक को ऑब्वियसली नॉर्थ बैंक और सरयू में ट्रेवल कर रही थी, गंडक कमजोर पड़ गई प्री मानसून, तो क्रॉस कर गई। तो मैंने फ्लो रेट्स नाप ली, सरयू की फ्लो रेट और गंडक की फ्लो रेट और गंगा की फ्लो रेट्स, और फ्लो रेट से ये कंपैरिजन कर लिया कि हाँ अब इतना जब इसका लेवल था गंडक का, उसके बाद एपिडेमिक शुरू हुई, उसके बाद मानसून आई, एपिडेमिक गायब हो गई, जैसे फ्लो रेट बढ़ गई, पीसीज वॉश हो गई, एपिडेमिक गायब हो गई। तो अब तुम देखो क्या होगा,
देख रहे हो ये क्या हो गया सडनली मुजफ्फरपुर में हैं? और मुजफ्फरपुर में आहंग लग गए लिटरली। देख रहे हो ये रेट्स मोर देन 50 पर डे। और जैसे ही मॉनसून शुरू हुआ क्या हुआ? गायब हो गए। ठीक है, एपिडेमिक दिखी तुमको? तो टाइम प्लेस और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन ही खाली स्टडी करने से कितना पावरफुल कंसेप्ट हो सकते हैं। तो मैंने किया क्या? व्हाट डिड आई डू? मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, रिसर्च मस्ट गो टू एक्शन। तो मीडिया से बोला, नीतीश जी को जबरदस्ती बुला के बोला, हर्षवर्धन वहां सेंट्रल मिनिस्टर थे उनसे बोला, सबसे बोला, शोर मचाया, बच्चे मर रहे हैं, ये करो वो करो, सबसे बोला। क्या कह रहा था मैं कह रहा था यार नेचर तुमको दिखा रही है कि मिड स्ट्रीम जो है वो स्प्रेड रोकती है। तुम डिफ्लेक्टर लगा दो पुलों पे, डिफ्लेक्टर्स, तो मिड स्ट्रीम नॉर्थ बैंक पे डायरेक्ट हो जाएगी, फ्लो रेट्स चेंज हो जाएंगे और ट्रांसमिशन ऑफ एपिडेमिक कम हो जाएगा, रुक जाएगा। किसी ने नहीं सुनी बेटा, नोबडी लिसन टू मी। एम पटना का डायरेक्टर चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं सुनी। फिर एक बार एक स्टूडेंट के सहारे नीतीश कुमार को बुला के बिल्कुल घेर लिया एम पटना में। पॉलिटिशियन होना चाहिए रिसर्चर, एंड ही मस्ट बी कमिटेड टू हिज चेंज, क्योंकि अगर बुक शेल्फ पे रह गई रिसर्च तो क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा है, ये हमारा भी एक प्रोग्राम है, 10 कदम स्वस्थ रहेंगे हम, ये बिहार का प्रोग्राम है, इसमें एक हाथ धोना भी है साबुन। तो डॉक्टर साहब से जो है मुजफ्फरपुर में साबुन से हाथ धोने वाली कैंपेन करा दो। तो हमने कहा वेरी गुड, हमने हाथ धोने वाली कैंपेन मुजफ्फरपुर में करा दी। क्या हुआ भैया? 2014 में 1347 केसेस, 2015 में 64। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आखिर तक जब सिद्ध कर ले जाओ तभी जो है काम बनेगा, है ना? तो इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम प्लेस एंड पर्सन स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मतलब जिसमें हम इंटरवेंशन नहीं कर रहे, पर ऑब्जर्वेशनल स्टडी में सबसे पहले जब इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो क्या चीज करनी चाहिए? डिस्क्रिप्टिव टाइम प्लेस ऑफ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी। कैसे की जाती है दिखा दिया, कैसे इंपैक्ट होता है इसका। अब सवाल उठता है कि इससे कुछ सजेस्ट हुआ? अब अगर फीसीज उसके मुंह में पहुंची, 3 चीजें हैं, एजेंट है, एंट्रोवायरस है, इंटेस्टाइन में है। दूसरी बात यह है कि वो दूसरे के मुंह में पहुंच गया। तो पहली बात उसने फीसीज में सिक्रीट हो रहा है, पानी में जा रहा है, वो पानी दूसरे द्वारा यूज हो रहा है। हमने कहा भैया ये जो 124 है, हम लोगों ने ये 124, हमारा यूपी में तो जोर था नहीं, तो इस 124 में घुस गए हम लोग। यहाँ पे इसमें ये 67 में दिख रहा है तुमको? Yes, sir. तो हम लोग जो थे यहाँ जब घुस गए तो हम लोगों ने देखा कि यार ये एक कॉलोनी से संबंधित है, इसमें 200 घर है, 3 टॉयलेट्स हैं और सब लोग इस पूल में, कहां पे? इस वाले पूल में, इस पूल में पॉटी धोते हैं, है ना? तो हमने कहा भैया कितना भी गाना गाओ, टॉयलेट तो है नहीं, मोदी जी गा रहे हैं टॉयलेट नहीं बना पा रहे, तो हम क्या बना पाएंगे, है ना? इससे तो अच्छा खुरपी लेके जाओ, खेत खोदो, पॉटी करो, पट्टी से ढक दो, सरफेस वाटर में मत जाओ, है ना? पर कोई नहीं चेंज कर सकता है इसको, बहुत मुश्किल है चेंज करना।
तो हम लोगों ने कहा भैया हाथी धो लो साबुन से, साबुन बांटना शुरू कर दिया और क्लोरीन वाटर की टैबलेट बांटना शुरू कर दिया, और खाली इतने से ही जो इफेक्ट हुआ जो मैंने तुम्हें बताया, है ना। तो प्रैक्टिकल जवाब निकल सकते हैं, और ये जो है ये लोकलाइज करने के लिए कहां पे जाओ, कैसे पढ़ो, कैसे समझो, इसलिए एपिडेमियोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है या नहीं। ये खाली रिसर्च केजीएमसी की बाउंड्री में हो सकती है, एयर कंडीशन कमरे में केजीएमसी की बाउंड्री में ही खाली रिसर्च नहीं हो सकती है। दरिया की गहराई का पता दरिया में कूदने से लगता है, किनारे खड़े रहने से नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट है टाइम वाला, और कैसे माइक्रो मैपिंग होती है किसी भी इवेंट ऑफ इंटरेस्ट की, ये मैंने तुमको बता दिया। अब सवाल आता है वाई कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी में बहुत सारी चीजें भैया उसके हाथ में आ रही है, किसी तरह से उसके हाथ में किसी तरह से आ रही है। लोगों का लीची से आ रही है, तो मैंने कहा लीची के अंदर की बात नहीं है, लीची के छिलके की बात है। कंटामिनेटेड हैंड से बच्चे ने लीची का छिलका छुआ, है ना, और वो लीची का छिलका जो है उसी से दूसरे ने खा लिया। तो सवाल ये है कि मल्टीपल कॉजैलिटी है, ट्रांसमिट हो रहा है ना, एजेंट टू होस्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, होस्ट ससेप्टेबल है, तो मल्टीपल फैक्टर्स है कॉजैलिटी में जिससे कि बीमारी हो रही है। In the same study, they have proved that when the lychee is eaten after washing, that is a protective factor, has that presentation जो Lancet में article लिखा है। अच्छा, तो washing has a protective, so same lychee becomes a protective factor when it is consumed after washing. इसका मतलब छिलके में सवाल है। तो इसके लिए हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ये स्टडी करेंगे, एक 2x2 टेबल बना लेंगे, ठीक है। अब 2 called as attributable risk and risk ratio also called as relative risk, all right, and odds ratio, सही, all right। Now supposing this was also 20/100, sorry 20/80, supposing this was like this, so that means the toilet having or not toilet having has no effect. That means this is the null situation. What is it? That the null hypothesis is true. What would be the odds ratio? 1. 1. And what would be the risk ratio? 1. So now, if you conduct 100 such studies, 100 such studies, instead of getting the risk ratio of 2, you may get a risk ratio of 0.98, right? 2.7. So instead of a point estimate, now you have a confidence interval, a 95% confidence interval. That means out of 100 studies, in 95 you will get a value between this and this. Alright? So as soon as you get this 95% confidence interval, you try to find out whether the null value of 1 is within the interval or not. If the null value of 1 is within the interval, the result is not, the association is not significant at 95% confidence interval. If the null value is outside, then they are significant. Alright? So, now I can tell you, हमारा ये connected है ना अभी? चला तो नहीं गया? नहीं गया ना? अब मैं तुमको ये जो ये FE-Info पे करके दिखा दूं? हाँ? जिससे कि तुम लोग इतना परेशान ना होना पड़े।
ऑलराइट। तो ये जो है हम लोग करते हैं, स्टैट कैल्क पे चले जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, स्टैट कैल्क पे चले गए और ये जो है इसको बड़ा कर लिया। अरे यार ये तो ट्रेंड के लिए आ गया, ट्रेंड नहीं दिखाना चाहते हम, स्टैट कैल्क पे जाके ये दिखाना चाहते हैं टेबल 2x2 रूट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा था, ऊपर 20 और उसके बाद हमने कहा था 10 80, ठीक है, और नीचे हम लोगों ने क्या कहा था, 10 और 90 कहा था। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, रिलेटिव रिस्क ऑड रेशियो आ गई, ऑड बेस्ड रिस्क बेस्ड आ गई 2 आ गई, उसके 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गए, नहीं आ गए? तो कोई झंझट तो नहीं है, नहीं है ना, पक्का? तो सबसे पहली बात यह है कि ये 2x2 टेबल स्टडी पॉपुलेशन में बनानी पड़ती है टू एस्टैब्लिश एसोसिएशन। ऑलराइट, अब सवाल इस बात का उठता है कि इसको भरने के 2 तरीके हैं। इसको भरने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि तुम टॉयलेट है और नहीं है, इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव का एक कोहॉर्ट कलेक्ट करो और आगे चलते चले जाओ और देखो एन्केफेलाइटिस हुई या नहीं हुई। इसको तो कहते हैं कोहॉर्ट डायरेक्शन। मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये वाला डायरेक्शन, इस तरह का डायरेक्शन, हाँ, इस तरह का डायरेक्शन, ये कोहॉर्ट डायरेक्शन है। और अगर तुमने कहा एन्केफेलाइटिस थी या नहीं और फिर इनसे पूछना शुरू किया कि टॉयलेट था फैमिली में, नहीं, ये केस कंट्रोल है। ठीक है, अब हम लोग उसको इधर ले आओ, ये केस कंट्रोल है और ये वाला डायरेक्शन कोहॉर्ट। ठीक है, और इतना फर्क यह है कि इसमें एक इफेक्ट जैसे टॉयलेट है, ये स्टडी हो सकता था, दूसरा सोप भी स्टडी हो सकता था, सोप यूजेज, तीसरा वॉशिंग लीचीज भी स्टडी हो सकता था, वॉशिंग लीचीज बिफोर ईटिंग भी स्टडी हो सकता था। तो इसमें मल्टीपल कॉजेज स्टडी हो सकते थे। केस कंट्रोल स्टडी में मल्टीपल कॉजेज स्टडी हो सकते हैं और कोहॉर्ट स्टडी में मल्टीपल इफेक्ट स्टडी हो सकते हैं। एन्केफेलाइटिस हुई, डिसेबिलिटी हुई, डेथ हुई, तो मल्टीपल इफेक्ट स्टडी हो सकते हैं कोहॉर्ट डायरेक्शन। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये समझ लो, जो केस कंट्रोल स्टडी है उसमें रेयर या रिमोट, मान लो ये तुमने तय किया कि भैया कितने स्मोकर्स में हार्ट अटैक होता है, तो मान लो प्रेवलेंस ऑफ हार्ट अटैक 2% है अबव 40 इयर्स ऑफ एज। तो 40 साल के कोहॉर्ट को लेके 10 साल फॉलो करो तो 2 केस मिलेंगे। तो रेयर और रिमोट आउटकम है, तो इसमें कोहॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है, इसमें केस कंट्रोल ही स्टडी डिजाइन होगा। तीसरी बात, केस कंट्रोल डिजाइन के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि केस कंट्रोल डिजाइन में जो प्रेवलेंस है, केस कितने लोग हैं 100, कंट्रोल कितने लोग हैं 100, तो प्रेवलेंस कितनी हुई 50%। तो इसका मतलब तुमने आर्टिफिशियली प्रेवलेंस को फिक्स कर दिया, इसलिए उसमें जो
मार्जिनल पे डिपेंडेंट है ना रिस्क, तो रिस्क पैरामीटर्स आर नॉट एब्सोल्यूट, will not apply to absolute population because you have artificially fixed prevalence. Correct? Therefore, in case control studies, you would always report odds ratio. In case control studies, you would always report odds ratio. But there is a rule. And that rule is that if the disease is rare and remote and controls are like the source population, then odds ratio will approximate risk ratio. You follow? क्योंकि अगर रेयर और रिमोट डिजीज है और कंट्रोल्स जो है सोर्स पॉपुलेशन की तरह, that means you are getting a true effect. अगर तुमने केस और कंट्रोल को बहुत मैच कर दिया on many parameters, then cases will become like controls even in the cause. मतलब समझ गए नहीं? अच्छा आ गए तो 10-5 मिनट बाकी है। तो तीसरी बात केस कंट्रोल स्टडीज के बारे में ये है कि odds ratios will approximate risk ratios if disease is rare and remote, rare or remote or at least rare, and controls are like source population. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कॉन्सेप्ट्स और समझ लो। वो दो कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि अगर ये हमारी सोर्स पॉपुलेशन है और इसमें ये बड़े बड़े ए बी सी डी जो है क्लासिफिकेशन, हमने सारी सोर्स पॉपुलेशन स्टडी कर डाली, यूनिवर्स की स्टडी कर डाली, है ना, सैंपलिंग नहीं, तो हमारी रिस्क रेशियो विल बी ए ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी ओवर सी प्लस डी। ठीक है? पर अगर इसमें से हम सैंपल ले रहे हैं तो हमारा सैंपल इस तरह का होना चाहिए। दैट मीन्स यहां की जो ए छोटी ए बी सी और डी है, this probability of selection, this probability of selection and this probability of selection should be equal. और ये तभी पॉसिबल है जबकि सिलेक्शन रैंडम है ओवर सफिशिएंट सैंपल साइज। नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने मान लो इस तरह का सैंपल ले लिया तो हमारा ए का कॉलम बहुत बढ़ जाएगा एंड आर risk ratio that we get will be error or higher. So this is called as selection bias. What is this called? Selection bias. This is called as selection bias. When the probability of selection from all four scores is not nearly equal. And that can be avoided by random selection over a sufficient sample size. Not random allocation. Random selection. Random allocation to two groups is a different issue. This is random selection of the study population from the source population. And source population should always be the target population. Should be like the target population. अमेरिका में स्टडी की, हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहे हो, गड़बड़ा जाएगा. So if source population is like target population, and your selection has been sufficient sample size and random, then there will be no selection bias. What is this called as? Selection bias. What can, the other thing is कि ये वाली लाइन यहां खींचने के बजाय अगर तुमने यहां खींच दी, या ये वाली लाइन यहां खींचने के बजाय यहां खींच दी, तो तुम्हारा फिर से बायस हो जाएगा, ये स्क्वायर्स इक्वल नहीं आएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट बायस.
and that measurement bias is obviously between cases and non-cases, or exposed and not exposed. For example, if you are talking about abortions and alcohol use during pregnancy, तो जिस लेडी के abortion हो गया उसको alcohol use खूब याद रहेगा, तो she is fall in this square. और जिसका नॉर्मल में भी है उसके लिए अल्कोहल यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे डक्सा कभी कभी ले लेते थे, खास बात है. तो दिस इज कॉल्ड एज रिकॉल बायस. इट्स अ टाइप ऑफ measurement bias. So I have talked about bias, and bias is always man-made. It is done by the researcher. It is by you, and therefore it cannot be corrected. पर एक और चीज तुमको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसका नाम होता है कंफाउंडिंग. कंफाउंडिंग का मतलब ये था कि मेरी और इसकी लड़के की लड़ाई हो गई है ना, इसकी लड़ाई हो गई, लड़ाई ये हो गई, इसकी मुझसे लड़ाई ये हो गई कि इसने कहा कि सर इस मरीज में ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए इंटरकॉन्टाइलर फ्रैक्चर में. मैंने कहा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कर लो, और ये मुंह बना के चला गया, है ना. तो ये लोग जब कुछ कह नहीं पाते तो गुस्सा हो जाते हैं खाली, है ना. जब ये मुंह बना के चला गया तो इसने काम माना नहीं है. ये गया और इसने कुछ पिछले रिकॉर्ड निकाल डाले, और रिकॉर्ड निकाल के ये नंबर्स ले आया, गुड रिजल्ट, बैड रिजल्ट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, वही टू टेबल बना. बट ये हार गया. जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वाले थे, they had to, their relative risk was they had 2% higher chances of getting good result as compared to operative treatment. तो ये बेचारा फिर उदास हो गया. जब ये बहुत दिन उदास रह लिया तो मैंने उसको कंफर्ट किया. मैंने कहा भैया जी ऐसा था कि जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट वाले थे वो ज्यादा डिस्प्लेस थे, इसलिए उनका बैड रिजल्ट हुआ. जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वाले थे वो कम डिस्प्लेस थे, इसलिए उनका गुड रिजल्ट हुआ. तो ऑपरेटिव कंजर्वेटिव की बात नहीं है, देयर इज अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट, and that other explanation is confounder. बात समझ में आ गई? Confounder is a factor or is a characteristic of the disease or the population. Disease, the effect or the cause, which is associated with the effect and associated with the cause. Effect, cause से दोनों से associated है, and which can alter your perception of the measure of association. ठीक है? तो confounder is God made, bias is man made. Bias is two types: selection bias and measurement bias. And measurement bias is two types: mistake in measuring effect, mistake in measuring cause. Cause and effect. Okay? So the major sources of error in a case control study are bias and confounding. But one major source of error is matching. क्योंकि अगर मैच बहुत सारे फैक्टर्स पे कर दिया तुमने, केसेस और कंट्रोल्स को ओवर मैचिंग कर दी, then cases will become like controls, and the difference between the exposure disappears. That means over matching will bias you towards null. You will have greater chances of saying that there is no difference, because the cases and controls have become not only matched with all the factors that you have matched, but they are now also matched on exposure. Okay? So over matching causes matching on exposure.
And that's why overmatching is the third reason of problem with case control studies. Alright? So case control studies are a measure of association. They are done, their basic measurements are risk ratio, odds ratio and risk difference. They are retrospective in time, that means you take cases, you take controls and you measure the cause. Cause is yes or no. To fill this 2 by 2 table. And of course, the major reasons of fault in case control studies are confounders, selection bias and measurement bias. And how do you control confounders? We can't control. We can't control. You can control confounders because they are God made. But you can't control bias. So how can you control confounders? Using selection of coincidental controls by matching. अगर भैया ये इसको जरा मिटाना इधर से लेके कि तुमने कहा कि मैं तो खाली टाइप 1 फ्रैक्चर ही लूंगा इंटरकॉन्डाइलर, तो तुमने बाकी रेस्ट्रिक्ट कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन. इसकी प्रॉब्लम क्या है कि टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के बारे में बोल ही नहीं पाओगे. दूसरा तुमने कहा कि मैं जो हूं मैच कर दूंगा, तो तुमने क्या कहा कि भैया एक केस में जो हूं अगर टाइप 1 कर दूंगा, एक केस में टाइप 1 का दूसरे ग्रुप में भी लूंगा. ठीक है, इसको तुमने मैच कर दिया तो both groups will be similar. Affected, not affected will be similar on this types of the type of fracture, है ना? That's why type of fracture का effect हट जाएगा. ठीक है? This is called as matching. But case control study में matching तो कर नहीं सकते, इसलिए तुम 4 टेबल बना दोगे. 4 टेबल में ये टाइप 1 फ्रैक्चर की टेबल है, ये टाइप 2 की है, ये टाइप 3 की है और ये टाइप 4 की है. हर जगह रिस्क रेशियो निकाल लोगे, है ना? ये 1 वाला आर है, ये 2 वाला आर है. So this is called as stratification. ये 3 वाला आर है और ये 4 वाला आर है. This is called as, इनका जो है कंबाइंड आर निकाल दोगे, which is called as Mantel-Hansel adjusted odds ratio, or all right, and this is adjusted for type of fracture. तो क्रूड odds ratio है जब चारों टेबल कंबाइन कर दी, और एडजस्टेड odds ratio है जब स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस कर दी. और ये भाई जो थे और नाराज हो गए, इन्होंने कहा कि अबे ड्यूरेशन भी तो फर्क था, सिंपल कंपाउंड भी तो फर्क था, तो बहुत सारे कंफाउंडर्स हो गए. तो फिर उसमें हम लोग जो है गुड और बैड को लेफ्ट साइड पर डाल देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को राइट साइड पर डाल देंगे, एंड दैट बिकम्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एंड द बीटा कोफिशिएंट का जो एंटी लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, दैट इज द ऑड्स एडजस्टेड ऑड्स रेशियो which links that variable x1 to xn to the output. ठीक है? So this is the sources of error in case control study. Questions? Otherwise, bye bye. Huh?